नमस्कार। आज 16 जून दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। मैं हूं दीपक डोभाल। करेंगे दिन भर की खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस आपके फेवरेट शो में, जो है बिजनेस जगत का नंबर 1 प्राइम टाइम शो। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की सुर्खियां। अमेरिकी बाजारों में भारी गिरावट। डाउ जोन्स करीब 750 अंक टूटा, नैस्डैक करीब 300 अंक फिसला। 13 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा बाजार। निफ्टी 325 अंक टूटकर 15,350 के करीब बंद। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा टूटकर 51,500 के पास पहुंचा। हर सेक्टर की हुई जोरदार धुलाई। मार्केट में बड़ी गिरावट, क्या ये है मंदी की आहट? इंडिया 360 में आपको बताएंगे गिरते बाजार में क्या हो आपकी निवेश स्ट्रैटेजी और आगे के लिए क्या बनाएं फाइनेंशियल प्लान। ये पूरी जानकारी आज इंडिया 360 में। रुचि सोया समेत कई कंपनियों ने खाद्य तेल कीमतों में 10 से 20 रुपए की कटौती की। 1-2 हफ्ते में ग्राहकों को कटौती का मिलेगा फायदा। राहुल गांधी ने ईडी से मांगा वक्त। शुक्रवार नहीं, सोमवार को हो पूछताछ। मां सोनिया की खराब तबीयत का दिया हवाला। यूपी में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत की अर्जी पर सरकार से मांगा जवाब। अगले हफ्ते सुनवाई। और Hyundai वेन्यू का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च। वेन्यू की शुरुआती कीमत 7,53,000। इंडिया 360 में सबसे पहले आपने देखी हेडलाइंस। अब जरा आपको बताते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक हुआ क्या। पूरे सिलसिलेवार तरीके से खबरों का पूरा फ्लो आइए आपको दिखाते हैं। तो आज सुबह जब आप सोकर उठे होंगे तो आपको कोरोना से जुड़ी खबरें हर टीवी चैनल्स पर देखने को मिली होंगी। और हो भी क्यों ना, कोरोना के बढ़ते नंबर्स अब सबको चिंता में डाल रहे हैं। दरअसल देश में कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। 24 घंटे में कोरोना के 12,213 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 लोगों की मौत भी हुई। कल के मुकाबले आज कोरोना के मामलों में 38% से ज्यादा की उछाल देखने को मिली है। कोरोना की खबरों के बीच एक और खबर सुर्खियों में आई। खबर आई कि नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ देश भर में राजभवनों के बाहर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। हैदराबाद में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने स्कूटी को आग के हवाले कर दिया। भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां पर पुलिस ने सिद्धारमैया को हिरासत में लिया है। उधर लखनऊ में पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर दिया। कोलकाता में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए, जिन्हें पुलिस को जबरदस्ती हटाना पड़ा। दोपहर होते होते खबर आई कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यूपी सरकार को हलफनामा दाखिल करने के लिए 3 दिन का समय दिया। हलफनामे में इमारतें ढहाने के संबंध में जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने कहा कि कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी सरकार तय करे कि इस दौरान कोई अनहोनी ना हो। अब मामले की सुनवाई 21 जून को होगी। इसी बीच खबर आई कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस ने 5 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान उससे 34 सवाल पूछे गए, लेकिन बिश्नोई ने सभी सवालों के गोलमोल जवाब दिए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ के दौरान गैंगस्टर गोरा का नाम भी लिया। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में लगातार फोन का इस्तेमाल करता था और जेल से फोन के जरिए वो गोल्डी बराड़ से बात करता था। कब किसको धमकी देनी है और किससे कितनी रंगदारी वसूलनी है, ये सब दोनों फोन पर ही तय करते थे। इधर पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया। आज उन्होंने धर्मशाला में ओपन जीप में सवार होकर रोड शो किया। हिमाचली टोपी पहनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ गाड़ी में खड़े होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। स्थानीय लोगों ने भी पीएम पर जमकर फूल बरसाए। चुनावी साल में प्रधानमंत्री मोदी का 6 माह में यह तीसरा हिमाचल दौरा है। इससे पहले पीएम मोदी केंद्र सरकार के 8 साल पूरे करने पर 31 मई को आए थे। शाम होते होते खबर आई कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम जिले के
मिशीपोरा इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कश्मीर पुलिस के मुताबिक ये दोनों आतंकी कुलगाम में टीचर रजनी बाला की टारगेट किलिंग में शामिल थे। इलाके में 14 जून से घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन जारी है। इधर मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून ने मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में दस्तक दे दी है। साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून पहुंच चुका है। आईएमडी के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों में पूरे विदर्भ में मानसून पहुंच जाएगा। आईएमडी ने तेलंगाना और विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में मानसून के पहुंचने की जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक देश भर में अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की रफ्तार बढ़ेगी। 2 से 3 दिनों में बिहार में कुछ और हिस्सों में मानसून पहुंच जाएगा। वहीं असम में लगातार हो रही बारिश से हालात बेहद खराब हैं। कहीं पर बाढ़ की वजह से पुल बह गया तो कहीं पर सड़कें धंस गई हैं। करीमगंज में तेज आंधी और बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया, जिसमें दबने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। वहीं गोलपारा कस्बे में भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन के बाद उनके दबने की वजह से 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई। बाढ़ बारिश से लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम टीमें अलग अलग इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। और आइए अब कवर स्टोरी की शुरुआत करते हैं। और कवर स्टोरीज में आज हम बात करेंगे खाने के तेल के सस्ते होने की। खाने का तेल सस्ता हो गया है। रुचि सोया समेत कई कंपनियों ने कीमतों में कटौती कर दी है। आगे भी दूसरी कंपनियों की कीमतें कम होने की उम्मीद है। आपको बताएं कि खाने के तेल के दाम में बहुत ज्यादा तेजी आ गई थी और तेल की कीमतों को काबू में करने के लिए सरकार ने फिर कई तरह के कदम उठाए, जिनका अब असर दिखने लग गया है। मृत्युंजय कुमार इस वक्त हमारे साथ, हमारे कमोडिटी एडिटर जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, खाने का तेल कितना सस्ता हुआ है और क्या वजहें हैं जिनसे खाने के तेल में गिरावट दिख रही है? खाने के तेल के मोर्चे पर बहुत अच्छी खबर आई है। अच्छी खबर यह है कि तमाम जो बड़ी एडिबल ऑयल की कंपनियां हैं, उन्होंने तेल की कीमतों में 10 से 20 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी है और इस कटौती का फायदा ग्राहकों को 1 से 2 हफ्ते में मिलने लगेगा। तो ये उस मोर्चे पर बहुत अच्छी खबर आई है। अब जहां तक आपका सवाल है कि तेल की कीमतों में कमी क्यों आई है, दाम कम क्यों हुए हैं, उसके पीछे 3-4 बड़ी वजह है जिससे कीमतें कम हुई हैं। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि इंडोनेशिया ने जिस तरह से पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन हटाया, उसके बाद भारत का इंपोर्ट बढ़ा है इंडोनेशिया से, ये एक बड़ा फैक्टर रहा। दूसरी बड़ी बात यह रही कि ग्लोबल मार्केट में अब खाने के तेल के दाम बहुत तेजी से कम हुए हैं। अमेरिका में सोया तेल के दाम कम हुए हैं, उसका इम्पैक्ट भी हमने इंडियन मार्केट पर कीमतों के ऊपर देखा है। जो सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट अटक गया था रूस यूक्रेन युद्ध के बाद, अब वो तेल धीरे धीरे मार्केट में यूक्रेन से अलग अलग रास्तों से आने लगा है, तो वहां से भी सप्लाई बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर अभी जो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई के हालात है वो बेहतर हैं और बताया जा रहा है कि इस वक्त पोर्ट्स पर करीब करीब 22 लाख टन का स्टॉक है तेलों का, जबकि हमारा जो मंथली कंजम्पशन है, जो खपत है, वो 18 से 19 लाख टन की है। तो मतलब डिमांड के मुकाबले जो सप्लाई है वो बेहतर है और एक्सपर्ट का मानना है कि अब आने वाले वक्त में तेल की कीमतें और कम होंगी, क्योंकि आने वाले वक्त में इंडोनेशिया से सप्लाई और बढ़ेगी। इंडोनेशिया लगातार अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है, एक्सपोर्ट ड्यूटी में कटौती की है। इंडोनेशिया में तेलों का स्टॉक बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब हालत यह है कि उनके पास अब रखने की जगह नहीं बच रही है, तो लिहाजा वहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा इंपोर्ट इंडोनेशिया से बढ़ेगा, तो पाम तेल की सप्लाई बढ़ेगी। मस्टर्ड की रिकॉर्ड क्रॉप पहले थी और अब खबर ये आ रही है कि सोयाबीन की बुआई भी बहुत अच्छी हो रही है। तो मतलब हर मोर्चे पर सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी मार्केट पर अब कीमतों के लिहाज से दिख रहा है, लिहाजा आने वाले वक्त में आपको खाने के तेल की कीमतों में और कमी दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए। और एक तरफ जहां खाने का तेल सस्ता हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सस्ते होम लोन के दिन खत्म होते जा रहे हैं। जी हां, आरबीआई ने पिछली 2 बार में रेपो रेट में 0.90% का इजाफा किया है। इसके बाद से बैंक ने अब इसका बोझ ग्राहकों पर डालना भी शुरू कर दिया है बैंकों ने, और होम लोन की दरें काफी ज्यादा महंगी हो गई हैं। अनुराग शाह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी, और वो बताएंगे कि पिछले दिनों में क्या क्या बदला है होम लोन को लेकर आरबीआई के रेट्स को जो रिवाइज किया गया है उसके बाद। बताइए अनुराग। देखिए, रिजर्व बैंक के रेपो रेट बढ़ाने के बाद अब
होम लोन की जो EMI है वो भी बढ़ना शुरू हो गई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो अपनी ब्याज दरें हैं उसमें बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है और ये 15 जून से लागू होगी। अब जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है होम लोन का वो 7.55 से शुरू होगा, यानी अगर आपका क्रेडिट स्कोर है, सिविल स्कोर है वो 800 से ज़्यादा है तो भी आपको कम से कम 7.55% होम लोन की दर चार्ज होगी। इसके अलावा जो बाकी बैंक हैं उनके द्वारा भी दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। जो कुछ चुनिंदा शुरुआती दरें हैं, अगर आपका बेस्ट क्रेडिट स्कोर है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 7.55%, HDFC जो सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर के अंदर कर्जदार है हाउसिंग लोन में, वहाँ पर भी जो रिटेल प्राइम लेंडिंग रेट है उसकी शुरुआत 7.55%, ICICI बैंक की शुरुआती दर है 7.6%, बैंक ऑफ बड़ौदा की 7.45%। तो ये जो बैंकों के द्वारा ऑफर किया जा रहा है, अगर इसमें आपका क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है तो आपको शुरुआती दर लगेगी, मिनिमम ब्याज दर लगेगी और क्रेडिट स्कोर कम होने पर ब्याज दर में है जो बढ़ोतरी होती रहेगी। अक्टूबर 2019 के बाद से ही एक्सटर्नल बेंचमार्क पे ज़्यादातर बैंक जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो गए, यानी जिस तरह से रेपो रेट में बढ़ोतरी या कटौती होगी तो उसी तरह से जो आपका ब्याज दर है, आपकी होम लोन और रिटेल लोन की दरें है वो बदलती जाएगी। तो यही जो RBI के द्वारा दरों के अंदर बढ़ोतरी की गई है, पिछले 36 दिन के अंदर 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है, ये बैंकों के द्वारा पूरी की पूरी ग्राहकों को पास ऑन की गई है। ऑलराइट अनुराग, एक तरफ होम लोन महंगा हुआ है तो दूसरी तरफ अब हवाई सफर करना भी महंगा हो सकता है। दरअसल हवाई जहाज के ईंधन की कीमतों में आज से 16% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। इसके साथ ही ये अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। सरकारी तेल कंपनियों ने 16 जून को जेट फ्यूल ATF की कीमतों में 16.3% की बढ़ोतरी की। इसके बाद ATF के दाम बढ़कर 1,41,000 प्रति किलोलीटर के पार पहुंच गए हैं। बीते साल जून के मुकाबले अगर देखें तो ATF 2022 में जो उसकी कीमत है वो लगभग 2 गुनी हो गई है। वहीं पिछले 6 महीनों में अगर कीमतों का आकलन करें तो पिछले 6 महीने में इसमें 90% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। विमान संचालन में ATF पर होने वाले खर्च की हिस्सेदारी 40% रहती है और यही वजह है कि ATF में बढ़ोतरी का मतलब यह है कि टिकटें महंगी हो जाएंगी। और आने वाले दिनों में देश में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा सिस्टम बदलने वाला है। सरकार संसद के मॉनसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी संशोधन बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। इसको जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा भी जा सकता है। इस बिल में क्या खास है, क्या कुछ सरकार की सोच है, इसकी पूरी डिटेल दे रहे हैं मेरे सहयोगी अम्बरीश पांडे। लगातार ये सरकार का जो फोकस था कि रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, कुछ उसी लाइन पर ये बिल को पेश किया जा रहा है। इसमें जो सबसे खास बात वो ये है कि ग्राहक जो है जिस तरह से मोबाइल नंबर बदल सकते थे, नेटवर्क बदल सकते थे, अब उसी तरीके से अपना डिस्कॉम पर ऑपरेटर भी बदल सकते हैं। यानी कि नंबर पोर्टेबिलिटी के बाद आप इलेक्ट्रिक डिस्कॉम पोर्टेबिलिटी पर यह बिल आपको सहूलियत देगा। इसका जो फ़ायदा ग्राहक के लिए वो ये है कि अगर आपको किसी डिस्कॉम की सर्विस पसंद नहीं आ रही है या आपको लगता है कि किसी और डिस्कॉम में इससे बेहतर सर्विस है या फिर सस्ता रेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और वो डिस्कॉम आपको वो सर्विसेज देने लगेगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि बिल में ये कहा गया है साफ साफ कि अभी तक जिन लाइसेंस की जो शर्तें थी डिस्कॉम के ऑपरेशन के लिए, वो लाइसेंस की शर्तें हटा दी गई हैं। यानी कि कोई भी डिस्कॉम देश के किसी भी कोने में अपनी सर्विसेज दे सकता है। पहले इसके लिए राज्य सरकारों की मंजूरी लेनी पड़ती थी। साथ ही साथ एक बड़ा इसमें फेरबदल जो किया गया वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस बढ़ाया गया है। यानी कि डिस्कॉम से कहा जा रहा है कि आप जो बिजली खरीद रहे हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का जो हिस्सा है वो बढ़ाइए। अगर आप वो बढ़ाते हैं, यानी कि अगर आप ग्राहकों को रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो बिजली जो खरीदनी पड़ेगी वो कम दामों पर मिलेगी। और जो सरकार ने तय किया रेट, उसका अंदाजा ये है कि 6.5 से 7 रुपए का रेट होगा। यानी कि अगर डिस्कॉम को सस्ता बिजली मिलेगी तो वो सस्ती बिजली ग्राहक को भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में विशेष सुविधाओं के साथ ये बिल पेश होगा। सरकार इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। कैबिनेट के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। कैबिनेट नोट तैयार होते ही इसको कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी और
आने वाले मानसून सत्र में इसको पेश किया जाएगा। इस बिल में कुछ और चीज़ें हैं जो कि ग्राहकों के लिए फायदेमंद है। वो जो ये है कि ग्राहक को नया बिजली कनेक्शन अगर लेना है तो उसके लिए एक टाइम बाउंड लिमिट रखी गई है, यानी कि किसी भी मेट्रो शहर के लिए 7 दिन में कनेक्शन मिल जाएगा, किसी भी नगर पालिका वाले एरियाज के लिए 15 दिन के भीतर कनेक्शन मिल जाएगा, और किसी भी ग्रामीण स्तर पे अगर आपको कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो 30 दिन के अंदर वो कनेक्शन आपको पुख्ता कर दिया जाएगा। इसके साथ ही कुछ और संशोधन है जो कि ये है कि भाई किसी और के नाम पर आप कनेक्शन नहीं ले सकते, कनेक्शन सिर्फ मकान मालिक के नाम पर मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर फर्जी कनेक्शंस को हटाने के लिए सरकार इस बिल में प्रावधान रखे हुए हैं। कुल मिलाकर हम ये देखें तो आने वाले दिनों में बिजली का जो पूरा क्राइटेरिया है, बिजली का जो पूरा स्वरूप है वो बदलने वाला है और आप आराम से अपना डिस्कॉम बदल सकते हैं। जी, टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर अच्छी खबर आ रही है। जून तिमाही में टैक्स कलेक्शन में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पूरी डिटेल दे रहे हैं हमारे संवाददाता तरुण शर्मा। ओवर टू यू तरुण। इकोनॉमी के हिसाब से एक बढ़िया खबर आ रही है कि नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है पिछले साल के मुकाबले इस क्वार्टर में करीबन 52% की उसमें बढ़ोतरी हुई है, और वहीं जो कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स है उसमें 45% की पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, और पर्सनल इनकम टैक्स जो है उसमें 52% की बढ़ोतरी यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले देखने को मिल रही है। वहीं TDS भी पिछले साल के मुकाबले करीबन 45% बढ़ा है, और जो इस साल जो नेट टैक्स कलेक्शन हुआ है वो 2,81,000 करोड़ के आसपास का टैक्स कलेक्शन 15 जून तक देखा गया है, और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी सी बढ़ोतरी आज में भी और हो सकती है। लेकिन पिछले साल के मुकाबले जब करीबन 52% नेट टैक्स कलेक्शन की बढ़ोतरी हुई है, इससे एक बड़ा रिलीफ सरकार को जरूर मिलेगा, क्योंकि 2,15,000 करोड़ का टैक्स फॉरगो ऑलरेडी हो चुका है, उसका एस्टिमेट कर चुके हैं, जिसमें से 1 लाख से ऊपर का जो टैक्स फॉरगो है वो एक्साइज कट जो पेट्रोल और डीजल पे किया है उसके कारण हुआ है। तो अब जब एक अच्छे टैक्स कलेक्शन के नंबर आ रहे हैं तो एक बड़ा रिलीफ आगे आने वाले समय में सरकार दे सकती है। सरकार का एक स्कोप यहाँ पे जरूर बन सकता है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यू या कहें कि जो GDP टैक्स बुओयेंसी है उसमें भी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिल रही है। शुक्रिया तरुण। एक बड़ी खबर अब आम कंज्यूमर्स के लिए है। ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शंस को लेकर RBI ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। अब ऑटो डेबिट या रिकरिंग ट्रांजैक्शन की सीमा 5,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई है। यानी 15,000 रुपए तक के ऑटो डेबिट के लिए अब OTP की जरूरत नहीं होगी। रिकरिंग ट्रांजैक्शन से OTT जैसे प्लेटफॉर्म की पेमेंट की जाती है। कोई आपने मंथली सब्सक्रिप्शन लिया हुआ किसी और चीज का तो वो आता है। ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन के 24 घंटे पहले ग्राहक को डेबिट की सूचना देनी होती है। ये नियम अब भी रहेगा, बस भुगतान की सीमा जो है वो पहले 5,000 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए तक कर दी गई है। भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शंस को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वाले UPI का जादू अब फ्रांस में भी चलेगा, और इसके लिए NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फ्रांस के लिका नेटवर्क के साथ एक MOU साइन किया है। IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फ्रांस और भारत के बीच हुए इस MOU का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि फ्रांस में जहां जहां लिका नेटवर्क के टर्मिनल या मशीन्स हैं वहां भारतीय UPI और रुपे कार्ड से पेमेंट किया जा सकता है। इस सुविधा की वजह से फ्रांस में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स को बहुत मदद मिलने वाली है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने कहा है कि अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी का भारत पर कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई पर काबू के लिए RBI ने पर्याप्त कदम उठाए हैं। हालांकि उन्होंने माना कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से भारत को एक चुनौती जरूर मिल रही है, लेकिन अजय सेठ ने यह भी कहा कि क्रिप्टो करेंसी पर कंसल्टेशन पेपर एडवांस स्टेज में पहुंच चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में महंगाई में भी कमी देखने को मिलेगी और क्रिप्टो पर भी कुछ न कुछ पॉजिटिव खबर आएगी। See that all central banks, all monetary authorities are grappling with and taking adequate measures which are needed to control the inflation. And I see that there has been a fair amount of coordination in the sense directly or indirectly, as they are moving in tandem. This is not something which can be predicted with any amount of uncertainty. Yes, high crude prices and now in the order of about $120 per barrel is certainly a challenge, and whatever measures are needed and feasible are being taken.
जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक 28 और 29 जून को श्रीनगर में होनी है। ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक अप्रैल के लिए शेड्यूल्ड थी, लेकिन वित्त मंत्री के दूसरे कार्यक्रमों के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ा। बैठक में मुआवजे के मुद्दे को उठाया जाएगा, क्योंकि कई गैर बीजेपी शासित राज्य जून में खत्म होने वाले 5 साल से ज्यादा के लिए जीएसटी कंपनसेशन सिस्टम को विस्तार के लिए उसका दबाव भी बना रहे हैं। अप्रैल में देश में टेलीकॉम कंपनियों ने कुल 5,62,000 नए ग्राहक जोड़े। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के मुताबिक इस दौरान सबसे ज्यादा रिलायंस जियो ने 16,80,000 ग्राहक को जोड़ा है, जबकि भारती एयरटेल के साथ 8,16,000 ग्राहक जुड़े हैं। अप्रैल में वोडाफोन आइडिया ने 15,60,000 ग्राहकों को गंवा दिया। इसी दौरान बीएसएनएल ने भी 3,69,000 ग्राहक गंवा दिए। आज मुंबई में ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रेडीनेस इंडेक्स रिपोर्ट लॉन्च की गई, जहां महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व एमडी पवन गोयनका ने कहा कि ये साल पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जी बिजनेस ने पवन गोयनका से खास बातचीत की। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं श्री पवन गोयनका। सर, जी मीडिया पर आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम नए फाइनेंशियल ईयर के जून तिमाही में पहुंचने को हैं, तो किस तरह का आप आउटलुक देख रहे हैं इंडस्ट्री का? देखिए, अभी तो मैं इंडस्ट्री में उतना एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरा जहाँ तक सोचना है कि ये साल जो है जो पैसेंजर व्हीकल के लिए, कॉमर्शियल व्हीकल के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी है। सब कंपनियों के पास पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और सप्लाई सिचुएशन भी इम्प्रूव हो रही है, तो सिचुएशन अच्छी होनी चाहिए। टू व्हीलर में थोड़ा अभी स्लो चल रहा था, तो टू व्हीलर देखना पड़ेगा क्या होगा। शायद अच्छा मानसून रहे, रूरल इकोनॉमी में थोड़ी और पुल आए तो टू व्हीलर भी ठीक हो जाएगा। सो आई थिंक ओवरऑल शुड बी अ गुड ईयर। सर, अगर बात करें ईवी की, तो आप ही के कॉलीग का कहना है कि इंडिया को जो है मैन्युफैक्चरिंग हब से बढ़कर जो है टेक्नोलॉजी हब बनना चाहिए। उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा तो हमेशा ये कहना रहा है कि खाली हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हम हमेशा पीछे रहेंगे। हमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और जो आईसी इंजन थी उसमें एक तरह से हम पीछे थे, और इसलिए काफ़ी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू टेकल फ्रंट सीट। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसी बात नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में हमें मौका मिला है कि हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें, और जो हमारी टेक्नोलॉजी है, इंडिया की टेक्नोलॉजी, इंडिया का IPR, उसको हम अपनी गाड़ियों में यूज़ करें और उससे गाड़ियां हम बाहर एक्सपोर्ट भी करें। तो बहुत मेरे लिए मेरा सोचना है कि हमें जो अभी हम मैन्युफैक्चरिंग में, लोकलाइजेशन में जो फोकस दे रहे हैं, उतनी ही फोकस हमें अपनी खुद की टेक्नोलॉजी पर देना चाहिए, और गवर्नमेंट भी इसको सपोर्ट कर रही है। कंपनियों को आगे आना चाहिए और टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। और आइए अब हमारी कवर स्टोरी। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार भारी बिकवाली का शिकार हो गए। अमेरिकी बाजारों में तेजी के चलते आज निफ्टी की मजबूत शुरुआत हुई थी और यह करीब 100 अंक ऊपर खुला, लेकिन दोपहर से बाजार में मुनाफा वसूली आनी शुरू हो गई। निफ्टी ने आज 15,650 के सपोर्ट लेवल को भी तोड़ दिया। बैंक निफ्टी पर 33,000 का सपोर्ट लेवल भी आज टूट गया। निफ्टी आज ऊपरी स्तरों से 500 अंक फिसला, जबकि बैंक निफ्टी अपने टॉप से 1200 अंक टूट गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1046 अंक टूटकर 51,496 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 332 अंकों की गिरावट के साथ 15,360 पर बंद हुआ। तो आज दबाव तो बना रहा, लेकिन इस वक्त अमेरिकी बाजारों का क्या हाल है जरा ये भी देख लेते हैं। और वहां से आप देखिए तो संकेत ठीक मिल नहीं रहे। जबरदस्त गिरावट, 700 अंकों से ज्यादा की गिरावट आप डाउ जोन्स में देख सकते हैं। 2.25% से ज्यादा की गिरावट 29,963 के लेवल पर आ गया है डाउ जोन्स। अब आप नैस्डैक पर आइए, लगभग 3.5% से ज्यादा की गिरावट, लगभग 400 अंकों की गिरावट, 10,670 के आसपास फिलहाल नैस्डैक में कारोबार चल रहा है। और इसी तरह से S&P का भी हाल लहूलुहान नजर आ रहा है। 3.5% के आसपास की गिरावट, 130 अंकों की गिरावट के साथ 3,658 के स्तर पर S&P फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक तीनों इंडाइसेस बेहद कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं।
यूएस में। अब शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है और बाजार किस ओर जाएगा इसका सटीक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। पिछले कुछ महीनों से बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिल रही है। पिछले कुछ महीनों का अगर डेटा देखें तो ऊपरी स्तरों से निफ्टी में 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप में भी 20 से 30% की गिरावट दिखी है। इस साल निफ्टी के मार्केट कैप में 15 लाख करोड़ की गिरावट आई है। 2022 में FIIs यानी कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,52,000 करोड़ की बिकवाली की है। और गिरावट सिर्फ भारतीय बाजारों में नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट्स में दिख रही है। और कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों में आई गिरावट की बड़ी वजह वैश्विक बाजारों में मची हलचल भी है, हम क्योंकि वहां से क्यूज लेते हैं। खास तौर से अमेरिकी बाजारों को देखें तो पिछले 6 महीनों में S&P करीब 22% टूट गया। नैस्डैक पिछले 8 महीनों में 32% तक नीचे आ गया। और बाजारों में इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह बनी है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। दुनिया भर में महंगाई का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। अमेरिका में महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है, 40 साल के रिकॉर्ड स्तर पर है। अमेरिका में अभी खुदरा महंगाई की दर 8.6% है, जो करीब 40 साल में सबसे ज्यादा है। और यही वजह है कि वो लगातार आक्रामक तरीके से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। आज भी यूएस फेड ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की। हालांकि ब्याज दरें तेजी से बढ़ने से इकोनॉमी के ऊपर मंदी का खतरा भी गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दुनिया भर में मंदी आने वाली है? तो जवाब है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे आर्थिक मंदी आने की पूरी आशंका है और इसके संकेत नजर भी आ रहे हैं। 28 साल बाद यूएस फेड लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है। अमेरिका मुश्किल में है। इससे तय है कि आगे इकोनॉमी के हालात खराब हो सकते हैं। अगली 2 पॉलिसीज में भी ब्याज दरों में एग्रेसिव बढ़त देखने को मिल सकती है। यूएस फेड महंगाई को 2% पर लाना चाहता है और ऐसा वो मंदी का सहारा लेकर ही कर सकता है। दुनिया पर महंगाई की मार पड़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सप्लाई चेन प्रभावित हो रही हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर आगे हालात बिगड़ते हैं या फिर मंदी आती है तो फिर भारत के लिए कितनी बड़ी चिंता की बात है। तो जवाब है कि आपको तैयार रहना होगा, लेकिन डरना या डिप्रेस नहीं होना है। दरअसल हमारी इकोनॉमी दुनिया भर की इकोनॉमीज के मुकाबले काफी मजबूत है। आज भी हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक हैं। दूसरा, दूसरे देशों के मुकाबले हम बेहतर स्थिति में हैं। ग्लोबल बाजारों में गिरावट है तो उसका थोड़ा असर तो हम पर स्वाभाविक रूप से दिखेगा। भारत के लिए चिंता का सबब जो बन सकता है उसमें कच्चा तेल सर्वोपरि है और फिर महंगाई का बढ़ता ग्राफ, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। बाजार में गिरावट जरूर है, लेकिन इसको देखकर आपको डरना नहीं है, क्योंकि मंदी के बाद तेजी भी तो बनती है। मंदी निवेश का मौका लेकर आती है और उसके बाद जो तेजी आती है उसमें कमाई के कई मौके कई गुना बढ़ जाते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो जैसा कि आप जी बिजनेस में लगातार देख रहे होंगे, हमारे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी ये सलाह देते आए हैं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने खर्चों को कम करने पर ध्यान दें। शॉर्ट टर्म के डेट फंड में पैसे लगाएं। 3 से 6 महीने की FD पर पैसा लगाएं। ये सलाह लगातार जानकारों की ओर से और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी की ओर से आती रही है। मंदी आई तो इक्विटी और गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, ये सलाह भी आपको जी बिजनेस पर दी गई। अभी के लिए कैश तैयार रखें, बैंक बैलेंस बनाए रखें, मंदी के वक्त के लिए तैयार रहें। गिरते बाजार में अच्छी स्ट्रैटेजी और संयम आपको गिरावट के लाल निशान से बाहर निकालेगी। मंदी के लिए तैयार रहने पर आप वित्तीय तौर पर भी मजबूत रहेंगे। और आइए, मंदी की ये जो आहट है ये कितनी प्रैक्टिकल है और इसमें क्या वाकई में कुछ संकेत छिपे हुए हैं, कुछ ठोस नतीजे पर फिलहाल क्या पहुंचा जा सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर। बग्गा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, बाजार तो लगातार गिर रहे हैं, कहीं से भी संभलते हुए दिखाई दे नहीं रहे हैं, आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या बाजार संकेत क्या दे रहा है? क्या इस लगातार बिकवाली को मंदी का संकेत माना जाए या अभी मंदी कहना जल्दबाजी होगा सर? नहीं, मंदी तो आ गया है काफी हद तक। यही है कि मार्केट इकोनॉमिक रिसेशन से पहले मार्केट रिएक्ट करता है और ऐसे ही मार्केट उठेगा भी। इकोनॉमी के बॉटम आउट होने से पहले मार्केट उठना शुरू कर देगा। तो मार्केट एक
फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। अभी मार्केट आपको क्या दर्शा रहे हैं कि लिक्विडिटी निकाली जा रही है, दूसरा कंपनियों के अर्निंग्स पे आघात हो रहा है, मार्जिन्स कम होंगे इन्फ्लेशन के कारण, तीसरा कंज्यूमर्स जो हैं वो खपत कम करेंगे, कंजम्पशन कम करेंगे, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में वो हाथ पीछे कर लेंगे क्योंकि जो इनइलास्टिक चीज़ें हैं, रोज़मर्रा की चीज़ें, वो भी महंगी हो रही हैं। तो इन्फ्लेशन की गाज सब पे पड़ रही है, कंज्यूमर पे भी, कॉर्पोरेट्स पे भी, गवर्नमेंट्स के बैलेंसेस पे भी। और इस माहौल में फेड रेट बढ़ा रहा है जिसके चलते कॉम्पिटिटिव रेट हाइक्स हो रहे हैं। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी रेट बढ़ाया, स्विट्जरलैंड के बैंक ने, स्विस नेशनल बैंक ने 15 साल बाद आज 50 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक किया। कल सवेरे बैंक ऑफ जापान है जो बहुत ही एक पेचीदा डिसीजन है, दोनों तरफ ही हार है। अगर वो यील्ड कर्व कंट्रोल छोड़ते हैं कल सवेरे तो उनको $200 बिलियन का लॉस हो जाता है उनके पोर्टफोलियो पे। अगर वो उसको पकड़े रहते हैं तो 136 तक येन और नीचे गिरने लग जाएगा। अभी जो मार्केट दर्शा रहा है, जिस तरह से येन थोड़ा बाउंस हुआ है पिछले 2 दिनों में, लोगों को यही उम्मीद है कि यील्ड कर्व कंट्रोल 2006 के बाद पहली बारी बैंक ऑफ जापान शायद कल सवेरे छोड़ देगा। तो बहुत अहम चीजें दीपक जी बदल रही हैं और इस माहौल में अनसर्टेनिटी बनती है। अनसर्टेनिटी मार्केट्स को पसंद नहीं आती और यही हो रहा है कि रिस्क ऑफ हो रहा है उसकी वजह से। अब इसमें सबसे अहम क्वेश्चन निवेशकों के लिए है और कितना नीचे जाएगा और बॉटम कब फॉर्म करेगा, ये कोई नहीं बता सकता। बट ओवरऑल जो अगर आप पिछले मंदी के दौर देखें तो लगभग यहाँ से 10% और आप कह सकते हैं और 5 से 6 महीने लग सकते हैं बॉटम फॉर्मेशन में। अच्छा, यहाँ से 8 से 10% और नीचे और 5 से 6 महीने बॉटम फॉर्म में लग सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण आकलन जो हैं बग्गा सर का है। अच्छा बग्गा सर, कहा यह जा रहा है कि महंगाई से लड़ने के लिए दुनिया भर में जो दरें बढ़ाई जा रही हैं, आपने भी जिक्र किया स्विट्जरलैंड, यूके, यूएस बढ़ा ही चुका है। अब कहा यह जा रहा है कि इससे महंगाई तो कम होगी लेकिन मंदी का भी ये कारण बनेगा क्योंकि ये डिमांड को खत्म कर देगा, या मंदी के जो आप कह रहे हैं कि ऑलरेडी आ चुकी है उसको और गहरा देगा। ये आकलन सही है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। क्या होता है ना कि जब कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ जाता है, अब जैसे मॉर्गेज है यूएस में, होम फाइनेंस है, वो 2% बढ़ गए, जहां 3% पे मिल रहा था अब 5 हो गया। तो यूएस के जो हाउसिंग स्टार्ट थे आज साल दर साल मई के लिए -14 पे आए। यूएस का रिटेल सेल्स नेगेटिव आया। अब यूएस की इकोनॉमी 70% चलती है उसके यूएस कंज्यूमर से, निजी खपत से, निजी कंजम्पशन से। अगर वो नेगेटिव आता है तो वो एक लीडिंग इंडिकेटर आपको बता रहा है कि आपका इकोनॉमी प्रॉब्लम में आने वाला है। तो एक माइल्ड रिसेशन की उम्मीद है यूएस में अगले साल। इस तिमाही में थोड़ा खतरा है क्योंकि पिछली तिमाही में नेगेटिव था -1.5, इस तिमाही में 0%। एटलांटा फेड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है वो 0% बोल रहे हैं। हम यही होप कर रहे हैं कि ये इस तिमाही 0.1, 0.2 भी ग्रोथ निकल जाए ताकि रिसेशन इस तिमाही में ना आ जाए। फिर खतरा है 2023 में, मिडल ऑफ उस क्वार्टर में, उस साल में, कि जबकि आपका रिसेशन आ सकता है। एक और चीज है दीपक जी कि यूएस में इस साल कांग्रेस की इलेक्शंस है, उनकी लोकसभा और राज्यसभा की इलेक्शंस है नवंबर में। वैसे सालों में मार्केट का बॉटम नॉर्मली अगस्त से सितंबर के बीच में फॉर्म होता है और इलेक्शंस तक आते आते मार्केट नॉर्मली रैली कर जाता है। तो देखते हैं इस बारी होता है कि नहीं। इस बारी फेड के रेट हाइक के बाद हमने पहले भी कहा था 3 महीने मार्केट गिरता है बट उसके बाद 6 महीने 12 महीने पॉजिटिव रिटर्न देता है। वो तो अभी बहुत मुश्किल लग रहा है। तो लगता है कि वो जो पहला ट्रेंड था फेड के रेट हाइक का वो तो तोड़ दिया है मार्केट ने इस बारी, अनलेस के सेकेंड हाफ में तेजी से ये मार्केट बढ़े, जो अभी तो गुंजाइश नहीं दिख रही। बट देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा सर, ये भी कहा जा रहा है, खास तौर से मैं अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा, कि हमारी इकोनॉमी में जो भी गलत हो रहा है, जो भी प्रेशर आ रहा है, वो इम्पोर्टेड प्रेशर्स हैं। वो चाहे महंगाई हो, सप्लाई का संकट हो,
ये कहाँ तक सही है? सही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्या हम अपनी जो घरेलू दिक्कतें हैं उनका कोई असर नहीं है, और अपनी घरेलू दिक्कतों को क्या हम इम्पोर्टेड कहकर बच सकते हैं सर? नहीं, देखिए ज्यादातर तो आपके ऊपर तेल का इशू है, जो आपने कहा एडिबल ऑयल्स का इशू आ रहा है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है सप्लाई साइड से। थोड़ा बहुत घरेलू भी है, डोमेस्टिक आप कह सकते हैं खाद्य पदार्थों का, जो सरकार कोशिश में लगी है। और बहुत अच्छा प्रयत्न किया है सरकार ने कि खाद्य पदार्थ लोगों तक पहुंचे। जो प्रधानमंत्री योजना चल रही है, जो नवंबर तक एक्सटेंड की गई है, 80,000 करोड़ डाले गए उसमें। तो बात तो सही है कि भारत में तो ग्रोथ है, 6 से 8% हम ग्रो कर रहे हैं अभी भी। अगले साल शायद 6% हो जाएगा, ये साल लगभग 7 से 8% ग्रो करना चाहिए। बट ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के चलते, दूसरा जो कैपिटल आउटफ्लोज हो रहे हैं, जो एफआईज के आउटफ्लोज हैं, उससे हम लिंक हो जाते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में। तीसरा, हमारे एक्सपोर्टर्स को भी असर पड़ेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। और दूसरा कि सामने से जो इंपोर्ट करने वाला है वो अगर माल उठाना बंद कर देगा तो एक्सपोर्टर्स पे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो ये सब इश्यूज हैं जो बाहरी हैं और जिनको टैकल करना छोटी अवधि में मुश्किल है। आत्मनिर्भर बन के पीएलआई स्कीम्स करके ये सब तो चल रहा है, बट वो मल्टीपल ईयर है। बट इशू ज्यादातर बाहर से ही है, इससे मैं सहमत हूं दीपक जी। ऑल राइट सर। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो हर निवेशक पूछ रहा है, एक निवेशक के लिए क्या सलाह होगी सर? पैसा लगाएं, बने रहे, हाँ निकालें, या अभी चुपचाप बैठे रहें जैसा आप कह रहे हैं कि अभी आएगा बॉटम? क्या करें? चुपचाप बैठे रहिए। ये फॉलिंग नाइफ्स मत पकड़िए, बाइंग द डिप मत कोशिश करिए, क्योंकि कोई नहीं कह सकता है कि ये कहाँ जाके रुकेगा। 14,500 तक भी जा सकता है ये निफ्टी। तो और बिल्कुल हमारे अख्तियार में नहीं है इसमें कहना। तो आप जो निवेशित हैं वो बने रहिए। जो नॉर्मल आपका एसआईपी है महीने दर महीने, वो डालते रहिए तो एवरेज आउट हो जाएगा। बट ये 5-6 महीने लग सकते हैं इसमें निजात पाने का। इससे वो हम आपको टाइम पे बता देंगे जब हमें दिखेगा। और यही याद रखिए कि इकोनॉमी और मार्केट्स में 5 से 6 महीने का गैप रहता है। तो अगर आपके मार्केट्स आज गिर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि 6 महीने बाद इकोनॉमी में ट्रबल आने वाला है, वो रिसेशन की तरफ बता रहे हैं। आज गिर के मार्केट्स, ये मार्केट गिरते जाएंगे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाएगी और नीचे मंदी की तरफ। और फिर जब इकोनॉमी बॉटम छूने के 2-3 महीने पहले होगी, आपके मार्केट्स टर्न कर जाएंगे। तो मार्केट्स और इकोनॉमी में इकट्ठा समावेश नहीं चलता है, थोड़ा सा गैप रहता है। मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग रहते हैं। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया बग्गा सर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी और मंदी की आहट को बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषित भी किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त निकालने के लिए। अब हम जो बात कर ही रहे थे कि गिरते बाजार में निवेशकों को लंबे समय के लिए कहां निवेश करना चाहिए, ये बता रहे हैं मार्सेलस इन्वेस्टमेंट के सौरभ मुखर्जी। सौरभ से दरअसल एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस की मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह जी ने। काफ़ी दिग्गज शेयर अच्छे करेक्शन के बाद बढ़िया लेवल पर आ गए हैं। अगर एक कोई 5 स्टॉक का दिग्गज शेयरों का पोर्टफोलियो बनाना हो तो आपकी लिस्ट में टॉप 5 कौन से होंगे? बिफोर आई से दैट थोड़ा 2 डिस्क्लेमर दे देता हूँ। मार्सेलस का इन स्टॉक्स में हैवी निवेश है। मैं मार्सेलस का ग्राहक हूँ, मेरे माँ बाप भी मार्सेलस के ग्राहक है, तो हमारा भी इन स्टॉक्स में हैवी निवेश है। तो दोनों डिस्क्लेमर के बाद जो जिस प्रकार के रिटेल इन्वेस्टर्स आज वॉच कर रहे हैं, अगर आपको 3 लार्ज लिक्विड नेम्स लेने हो तो मेरे ख्याल से आप HDFC बैंक, टाइटन और TCS लीजिए। 3 लार्ज लिक्विड नेम्स हैं। मेरे ख्याल से ये कंपनीज 10 साल बाद करीबन $1 ट्रिलियन इनकी मार्केट कैप हो सकती है आज से 10 साल बाद। बोथ HDFC बैंक और TCS ऑलरेडी $100 बिलियन के आगे मार्केट कैप रखते हैं। टाइटन थोड़ी छोटी है, बट इन तीनों कंपनीज का मेरे ख्याल से 3, 5, 10 साल का आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। और अगर आपको छोटे कंपनीज में निवेश करने की इच्छा है तो हमारे लिटिल चैम्प्स पोर्टफोलियो से मैं 3 स्टॉक के नाम देता हूँ। GMM Pfaudler, अल्काइल अमीन्स
और फाइन ऑर्गेनिक्स है। कंपनी छोटे हैं, $1 बिलियन के आसपास मार्केट कैप है, 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ के आसपास, बट 3 अच्छे छोटे कंपनीज हैं। अगर आप थोड़ा धैर्य से निवेश करें, 3 साल का होराइजन ले, इन कंपनी से अच्छा पैसा बनेगा। इकोनॉमी मजबूत स्थिति में है, ये कंपनीज में क्षमता है उस इकोनॉमी का फायदा उठा के आपके लिए अच्छी कंपाउंडिंग डालने का। बट ये हर महीने हर क्वार्टर मैक्रो न्यूज में जूझ के टेंशन लेने का थोड़ा सा आदत तो छोड़ना पड़ेगा लोगों को। कभी सोचा भी नहीं था कि मोबाइल गेम के चक्कर में बच्चे अपनी मां तक की हत्या कोई कर सकता है, मगर ऐसा हो चुका है। इधर मुंबई में कुछ दिन पहले एक बच्चे ने मोबाइल गेम खेलने से रोकने पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। ऐसी तमाम खबरें जब आती हैं तो दिल को दहला कर रख देती हैं। मोबाइल गेम्स की लत जानलेवा बन चुकी है। मोबाइल, जो कि महज बातचीत करने का जरिया भर नहीं रह गया है, यह बच्चों के हाथों का झुनझुना बन चुका है। खेल का एक ऐसा औजार बन चुका है जो तेजी से बच्चों से उनका बचपन छीन रहा है। यही नहीं, बच्चों को गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार भी बना रहा है। हाल में ही मोबाइल गेम से जुड़ा दिल को दहला देने वाला एक वाकया लखनऊ में देखने को मिला, जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने महज इसलिए अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि उसकी मां ने उसे मोबाइल गेम खेलने से रोका था। मोबाइल गेम की इस कदर की लत को गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया गया है। ये एक तरह की बीमारी है। इस डिसऑर्डर से जूझ रहे व्यक्ति को गेमिंग के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है और किसी भी जरूरी चीज से पहले गेम को तवज्जो देता है। ऐसे मामलों में बच्चे मोबाइल गेम में इस कदर डूब जाते हैं कि वो अपनी दिनचर्या तक भूल जाते हैं। खाना पीना, नहाना धोना, कपड़ा बदलना तक भूलने लगते हैं। लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं। कोई अगर उन्हें मोबाइल खेल खेलने से रोके तो उग्र हो जाते हैं। मोबाइल छीन लेने या लैपटॉप से दूर करने पर ये हिंसक हो जाते हैं। अगर उन्हें गेम खेलने को नहीं मिलता तो खाना पीना बंद कर देने की धमकी देते हैं। पेरेंट्स को घर से भाग जाने या खिड़की से कूद जाने का डर दिखाते हैं। कई मामलों में पाया गया है कि गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार बच्चे खुद को चोट पहुंचा लेते हैं ताकि उन्हें गेम खेलने दिया जाए। गेमिंग डिसऑर्डर का ये स्टेज तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब बच्चे धमकी से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे बच्चे मोबाइल गेम नहीं खेलने देने पर जान लेने देने पर उतारू हो जाते हैं, जैसा लखनऊ के मामले में हुआ। इसी हफ्ते मुंबई में 16 साल के एक बच्चे ने ट्रेन के सामने कूदकर जान दे दी। कुछ दिनों पहले इसी तरह का एक मामला इंदौर में सामने आया था, जहां 23 साल के एक लड़के ने ऑनलाइन गेम के चक्कर में आत्महत्या कर ली थी। गेमिंग डिसऑर्डर से बचने के उपायों की बात करें तो सभी तरह के गेमिंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए OTP जरूरी कर देना चाहिए, ताकि पेरेंट्स की परमिशन के बाद ही कोई गेम डाउनलोड हो सके। इसके अलावा टारगेट अचीव करने वाले और मार धाड़ वाले गेम पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा देना चाहिए। PUBG पर प्रतिबंध लगने के बाद ही भारत में ऐसे तमाम मारधाड़ वाले मोबाइल गेम ऐप्स हैं जिसे बच्चे धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं। फिलहाल तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को महज व्यस्त रखने के लिए उनके हाथ में मोबाइल ना दें। वहीं अगर बच्चे पढ़ाई को लेकर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उन पर निगरानी रखें। बच्चे पेरेंट्स के आते ही झट से स्क्रीन बदल देते हैं तो समझ जाएं कि वो आपसे कुछ छिपा रहे हैं। अगर कोई बच्चा मोबाइल गेम खेल रहा है तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ बैठकर वॉच करना चाहिए। साथ ही खेल के बीच में नहीं बल्कि इससे पूरा होने के बाद बच्चे से इसके जुड़े खतरों को लेकर समझाना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट्स, जी मीडिया। गाजियाबाद में कार से स्टंट करना 2 युवकों को भारी पड़ गया। ये दोनों युवक खतरनाक तरीके से कार चला रहे थे। जब पुलिस ने इनको पकड़ा तो हाथ जोड़ने लगे। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमारा भौकाल खत्म हो रहा है। गाजियाबाद में कार से स्टंट करते हुए इन युवकों को देखिए। तेज रफ्तार कार में फुल टशन के साथ म्यूजिक बज रहा है। हमारा भौकाल खत्म हो रहा है। यही नहीं, कार में हथियार भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है। कार के फ्रंट शीशे पर VIP का स्टिकर लगा है और विधायक लिखा हुआ है। कार सवार युवक अपना भौकाल कम नहीं होगा गाना बजाते हुए स्टंट कर रहा है। हमारा भौकाल खत्म हो रहा है। सड़क पर तो इन युवकों ने अपना भौकाल दिखा दिया, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, पुलिस का भौकाल सामने आ गया। पुलिस ने इन स्टंटबाजों को धर दबोचा।
पुलिस की गिरफ्त में आते ही स्टंट का नशा दूर हो गया और आरोपी युवक हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में कुछ लड़के बैठकर तेज रफ्तार से स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और साथ ही गाड़ी में एक हथियार रखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बारे में थाना मसूरी पुलिस के द्वारा जानकारी की गई और जो ये गाड़ी है और ये जो लड़के हैं इनको ट्रेस किया गया है। इन दोनों को पुलिस कस्टडी में लिया गया है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल मसूरी थाना पुलिस ने दोनों आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस कार पर लगे वीआईपी के स्टिकर और विधायक लिखे होने के बारे में भी जानकारी जुटाने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात मौसम की। असम में भारी बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। गुवाहाटी समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ। कई जिलों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। असम के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने एक बार फिर से लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। दीमा हासो जिले की ये तस्वीरें देखिए। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में भरता जा रहा है। भारी बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से पानी में ही ये कार भी फंस गई। कार में कई लोग सवार थे। आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह कार से निकलकर भाग रहे हैं। लैंडस्लाइड होने की वजह से रास्ते टूट गए हैं, जिससे हाईवे बंद हो गया है। गाड़ियां भी जहां तहां खड़ी हो गई हैं। लोगों को अब आगे जाने का रास्ता नहीं सूझ रहा है। दीमा हासो जिले में भारी बारिश की वजह से सभी स्कूल और कॉलेज 18 जून तक बंद कर दिए गए हैं। अब हम आपको गुवाहाटी की तस्वीरें दिखाते हैं। गुवाहाटी में भयंकर बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। कई जगहों पर सड़क पूरी तरह डूब गई। लोग भी खतरा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं। शहर में हर तरफ पानी का ही सैलाब दिखाई दे रहा है। वहीं गुवाहाटी में जबरदस्त बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है। काहिलीपाड़ा इलाके में जिस रास्ते का उद्घाटन होना था वो बारिश होते ही धंस गई, जिसकी वजह से रास्ते के बगल का घर भी क्षतिग्रस्त हो गया। नगांव जिले में भी बारिश और बाढ़ को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। इलाके के लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी दी जा रही है कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि गुवाहाटी में अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश होती रहेगी। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलें। बारिश की चेतावनी के मद्देनजर सभी स्कूल कॉलेजों को निलंबित करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। गुवाहाटी से शरीफुद्दीन अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन कोयंबटूर से शिरडी के साईनगर पहुंची। ये ट्रेन महीने में 3 बार चलेगी। इस ट्रेन के जरिए यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानने का मौका मिलेगा। कोयंबटूर स्टेशन पर जब भारत गौरव ट्रेन पहुंची तो लोगों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती थी। भारत गौरव योजना के तहत चलने वाली ये पहली प्राइवेट ट्रेन है। भारत गौरव ट्रेन कोयंबटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए महीने में 3 बार चला करेगी। ट्रेन के पहले सफर की शुरुआत पारंपरिक तमिल संगीत, केरल केराली कलाकार और टाइगर बेली डांस के साथ हुई। स्पेशल ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन के लिए विशेष वीआईपी सुविधा मिलेगी। देश के पहले भारत गौरव ट्रेन में मुसाफिरों को भारत की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ी जगहों को देखने का मौका मिलेगा। इस मौके पर यात्री भी बेहद खुश थे। ट्रेन की लॉन्चिंग के मौके पर भव्य स्वागत ने उनके सफर को और भी यादगार बना दिया। भारत गौरव ट्रेन में कुल 20 कोच होंगे, जिसमें एक फर्स्ट एसी, 3 सेकेंड एसी, 8 थर्ड एसी, 5 स्लीपर और एक पेंट्री कार होगी। इस स्पेशल ट्रेन में 1500 लोग यात्रा कर सकते हैं।
भारत गौरव ट्रेन में स्पेशल शाकाहारी खाना मिलेगा। ट्रेन में रेलवे पुलिस बल के साथ एक ट्रेन कैप्टन, एक डॉक्टर, निजी सुरक्षाकर्मी भी होंगे। यात्रियों को देश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराते हुए ट्रेन कई ऐतिहासिक स्थलों को कवर करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने जनता से अपील की है कि वो चाय कम पिएं ताकि आयात पर होने वाले खर्च को कम किया जा सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान कंगाली की कगार पर है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने के सामानों तक की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। एक बार फिर पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 24 रुपए प्रति लीटर का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान में पेट्रोल 234 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 263 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है। पाकिस्तान में आर्थिक संकट इस कदर गहराता जा रहा है कि सरकार ने जनता से चाय के इस्तेमाल में कटौती करने की अपील कर दी है। पाकिस्तान के योजना और विकास मंत्री एहसान इकबाल का कहना है कि पाकिस्तान कर्ज लेकर चाय का आयात कर रहा है। ऐसे में जनता को चाय पीना कम कर देना चाहिए। चाय की खपत कम होने से आयात का खर्च भी कम होगा। खबरों के मुताबिक एहसान इकबाल ने कहा कि मैं देश के लोगों से रोजाना 1 या 2 कप चाय कम पीने का आग्रह करता हूं, क्योंकि हम उधार लेकर चाय का आयात कर रहे हैं। इस समय ऐसा कदम उठाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही मंत्री ने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा है कि देश में बिजली संकट गहराया हुआ है। ऐसे में बाजारों को 8:30 बजे तक बंद कर दिया जाए। हाल ही में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के आर्थिक हालातों की तुलना श्रीलंका से की थी। पाकिस्तान सरकार ने पिछले महीने आयात खर्च कम करने के लिए 41 सामानों के आयात पर 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। हालांकि इन प्रतिबंधों से आयात बिल में महज $60 करोड़ की कमी ही आई है, जो कि कुल आयात खर्च का 5% है। पिछले वित्तीय वर्ष के संघीय बजट दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान ने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 13 अरब रुपए अधिक चाय का आयात किया है। 2020-21 में चाय के आयात पर 70.82 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। पाकिस्तान में 1 कप चाय की कीमत भी जान लीजिए। पाकिस्तान में दूध के दाम 126 रुपए प्रति लीटर हैं, जबकि चाय पत्ती 900 रुपए प्रति किलो है। चीनी के दाम 100 रुपए प्रति किलो हैं। ऐसे में एक चाय का खर्च 30 से 40 रुपए है। पाकिस्तान ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए हाल ही में अपना आयात खर्च घटाने के लिए 41 चीजों के आयात पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी थी। हालांकि इस आयात प्रतिबंध से खजाने में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में चाय की कटौती करने के बाद पाकिस्तान को कितनी राहत मिलेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए इस वक्त की एक बड़ी खबर दे दें आपको, जो बूस्टर डोज से जुड़ी हुई है। बूस्टर डोज का अंतर जो है लेने का, उसे कम करने के लिए NTAGI ने स्वास्थ्य मंत्रालय को सलाह दी है। इस खबर पर आज दिन भर से नजर थी। NTAG की स्टैंडिंग टेक्निकल सब कमेटी जो है STSC, ये इसकी आज मीटिंग थी और इसमें आज तमाम जो स्टडीज़ हुई हैं, खास तौर से क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC की जो स्टडी हुई है, उसमें प्रिकॉशन डोज जो है हमारी कोविड वैक्सीन की, उसमें किस तरह के तब्दीलियों का उसमें आकलन था, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। और अब NTAGI के जो तमाम मेंबर्स हैं वो सहमत हो गए हैं कोविड बूस्टर डोज गैप को 6 महीने तक करने का। तो ये बड़ी खबर है और इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमरीश पांडे जुड़ चुके हैं। अमरीश, बताइए क्या फैसला हुआ है, NTAGI की तरफ से क्या कहा गया है? दीपक, आज दोपहर को ये बैठक शुरू हुई थी और लगभग 2.5 घंटे ये बैठक चली थी। बैठक में CMC वेल्लोर की जो रिपोर्ट थी उस पर चर्चा हुई और CMC वेल्लोर की 2 रिपोर्ट थी। पहली रिपोर्ट में ये था कि 6 साल से 12 साल के बच्चों को क्या वैक्सीन लगाई जानी चाहिए, अगर नहीं तो क्यों, और अगर लगाना है तो क्यों और कितना उसका अंतर होना चाहिए। एक इस रिपोर्ट पे चर्चा हुई। दूसरा इस बात पे चर्चा हुई थी कि बूस्टर डोज की जो ड्यूरेशन है क्या उसको घटाया जाए, यानी कि जो अभी तक का मौजूदा जो 9 महीने का टेन्योर है क्या उसको घटाकर हम 6 महीने या उससे कम कर सकते हैं। तो NTAGI ने जो सलाह दी है स्वास्थ्य मंत्रालय को, वो सलाह दी है कि इसको 9 महीने से घटाकर 6 महीने किया जा सकता है।
यानी कि जो वैक्सीन का जो डोज है, बूस्टर डोज का जो अंतर है, वो आखिरी बार आपकी जो वैक्सीन लगी थी, दूसरी वैक्सीन, उसके बाद 6 महीने के अंदर आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। पहले ये छूट थी, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो विदेश यात्रा पर जा रहे थे या फिर जो बुजुर्ग थे या बीमार थे। अब ये जो है सबके लिए ये छूट लागू हो जाएगी, यानी कि अब आप 6 महीने के अंदर आप वैक्सीन का बूस्टर डोज ले सकेंगे। अच्छा, अभी तो अमरीश, स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा। अभी तो ये सलाह है ना NTAGI की तरफ से, फाइनल फैसला तो अभी स्वास्थ्य मंत्रालय को लेना है। बिल्कुल, ये सलाहकार समिति है, ये इसने सलाह दी है। इसकी जो सलाह होती है वो साक्ष्यों के आधार पे होती है, स्टडी के आधार पे होती है, और उस स्टडी को आधार बनाकर ये अपने सलाह सुझाव देते हैं, और उस सुझाव को मानना जो है CGSC और स्वास्थ्य मंत्रालय का अंतिम फैसला होता है। तो जो हमारी जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय भी जल्दी से फैसला लेगा। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और सरकार ये चाहती है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, लोगों ने एक बार फिर से वैक्सीन सेंटर पे जाना शुरू किया है, तो ऐसे में बूस्टर डोज को भी अगर हम अंतर घटा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने के लिए आगे आएंगे, और बूस्टर डोज लगवाने से ज्यादा लोगों को हम इसके लिए सुरक्षित रख पाएंगे। तो ये एक बड़ी वजह है सरकार की, और ये जो हमारी जानकारी के अनुसार सरकार इस पर जल्दी ही मंजूरी भी दे सकती है, जल्दी इसका आदेश भी स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर सकता है। स्वाभाविक रूप से NTAGI का जो गठन किया गया था वो महत्वपूर्ण सलाहों के लिए ही किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण सलाह उसकी ओर से आई है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय जल्द इस पर कोई आधिकारिक फैसला भी ले लेगा। तो अब तक 9 महीने का गैप था सेकेंड डोज के बाद बूस्टर डोज लेने का, अब सलाह ये है NTAGI की कि वो 6 महीने घटा दी जाएगी, यानी कि 6 महीने में ही बूस्टर डोज का नंबर आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश इस तमाम जानकारी के लिए, और इंडिया 360 में इसी के साथ बस इतना ही। इजाजत दें, लेकिन हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। नमस्कार।